जय हिंद साथियों, आप सभी को नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं कंधार प्लेन हाईजैक के बारे में। यह घटना 1999 की थी, परंतु हम आज इस वीडियो में इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो हाल फिलहाल में एक वेब सीरीज आई हुई है जिसका नाम है IC-814, जो कि चर्चाओं में बनी हुई है। तो इसके बाद हम जानकारी लेंगे कि कंधार हाईजैक क्या था, क्यों हुआ था और कैसे एक प्लेन जो काठमांडू से दिल्ली की ओर आने वाला था, लेकिन यह पहले अमृतसर, फिर उसके बाद लाहौर और दुबई होते हुए सीधा कंधार पहुंचता है, क्योंकि इसमें बैठे हुए 5 आतंकवादी इसको हाईजैक कर लेते हैं और भारत सरकार के सामने कुछ डिमांड रखते हैं, जिसके सामने भारत सरकार झुक जाती है और वह डिमांड मान लेती है। उसके बाद दूरगामी परिणाम भारत को देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कंधार प्लेन हाईजैक के बारे में। दरअसल हुआ क्या था कि 24 दिसंबर 1999 को ये एक प्लेन जो कि था इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन, जो कि त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेपाल के काठमांडू से उड़ान भरने वाला था। यह इंडियन एयरलाइंस का प्लेन जिसका नाम था IC-814, जिस पर वेब सीरीज बनी हुई है। तो यह प्लेन इस एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था। यह पहले से ही डिले चल रहा था और इसके बाद देरी के बाद यह 4 बजे इस एयरपोर्ट से उड़ान भरता है, जिसमें 176 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर सवार थे। अब यह प्लेन जैसे ही टेक ऑफ करता है, आगे बढ़ता है, तो लगभग आधे घंटे बाद जब प्लेन में खाना सर्व किया जाता है, तब कुछ युवा उठकर अपने बैग से बंदूकें निकालते हैं और बंदूकें निकालने के बाद लोगों को बताते हैं कि प्लेन हाईजैक कर लिया गया है और अपने अपने हाथ ऊपर करके सिर नीचे कर लें। तो और इसके बाद एक जो टेररिस्ट है वह कैप्टन के पास जाकर कॉकपिट में उनको अपने कंट्रोल में ले लेता है और प्लेन वेस्ट की तरफ उड़ाने को बोलता है। अब काठमांडू से वेस्ट की तरफ, ये काठमांडू से इसको दिल्ली आना था, लेकिन प्लेन को जो टेररिस्ट हैं वह वेस्ट की तरफ उड़ाने को बोलते हैं। आगे चलकर धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है प्लेन, तब जो टेररिस्ट हैं वह बोलते हैं कि हमें लाहौर में लैंड करना है। तो कैप्टन लाहौर के ATC से परमिशन मांगता है। लाहौर के ATC से परमिशन मांगते हैं कैप्टन कि हमें लाहौर में लैंड करने दीजिए, परंतु लाहौर की जो ATC है वह लाहौर में इनको लैंड करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं देती है। उसके बाद जो कैप्टन है वह टेररिस्ट को बताते हैं कि प्लेन में फ्यूल बहुत कम है, इसको हम कहीं और ले नहीं जा सकते हैं, तो हमें इंडिया में ही कहीं लैंड करना होगा रिफ्यूलिंग के लिए। अब एक बात यह है कि जो हमारे ये कैप्टन थे, इन्होंने एक मौका दिया था भारतीय अथॉरिटी को कि प्लेन को इंडिया में ही रखकर इस पर कोई कार्रवाई करें और हमें छुड़ाएं जल्दी से जल्दी। अब प्लेन को अमृतसर में लैंड करने के लिए टेररिस्ट मान जाते हैं और कैप्टन अमृतसर में लैंड करने के लिए परमिशन मांगते हैं और इनको अमृतसर में लैंड के लिए परमिशन मिल जाती है। अमृतसर में यह प्लेन लैंड होता है करीब करीब 7 बजे, शाम को 7 बजे यह प्लेन अमृतसर में लैंड होता है। अब प्लेन लैंड होने के बाद जो भारत की सरकार थी यह सोच रही थी कि क्या एक्शन किया जाए। तो उन लोगों ने पहले सोचा कि जो प्लेन है इसके टायर में से हवा निकाल दी जाए या इसे पंचर कर दिया जाए, तो आगे उड़ ही नहीं पाएगा। और भी कुछ जो सुझाव हैं दिए गए कि फ्यूल टैंक में कमांडो भेज दिए जाएं। अब समय बढ़ता जा रहा था, आधे घंटे हो गया। जो टेररिस्ट थे वह फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद लगातार बोल रहे थे कि हमें रिफ्यूल करिए, वरना हम कुछ ना कुछ गलत कर देंगे। तो धीरे धीरे एक फ्यूल टैंकर एयरपोर्ट में यहाँ रनवे पे लाया जाता है और जैसे ही यह फ्यूल टैंकर रनवे पर आता है, तो पहले यह बहुत ही तेज स्पीड में आ रहा होता है, उसके बाद यह अचानक से रुक जाता है। तब जो अंदर बैठे हुए टेररिस्ट हैं वह सामने से नज़ारा देख रहे होते हैं और बोलते हैं, मतलब यह समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है वह कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है। तब यह प्लेन को टेररिस्ट हैं वह फिर से कैप्टन को बोलते हैं कि हमें यहाँ से फ्लाई करना है, कुछ भी हो जाए। अब यह जो यहाँ पे जो टैंकर था यह बिल्कुल सामने था रनवे के, और कैप्टन इन टेररिस्ट के प्रेशर के बाद फ्लाई करते हैं और फ्लाई करने के बाद इस टैंकर के जस्ट ऊपर से बचते बचते यह जो प्लेन है वह टेक ऑफ कर जाता है और आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पे जो भारत है उसके हाथ से यह प्लेन निकल जाता है। अब आगे चलकर जो टेररिस्ट हैं वह कैप्टन को बोलते हैं लाहौर में लैंड करने के लिए, लेकिन लाहौर की ATC ने पहले ही परमिशन नहीं दी थी
और इसके बावजूद कैप्टन लगातार उनसे परमिशन मांग रहे थे कि हमें लैंड करने की परमिशन दीजिए, परंतु लाहौर परमिशन या पाकिस्तान जो परमिशन नहीं दे रहा था, उसके पीछे कारण यह हो सकता है कि उसी समय कारगिल वॉर हुई थी कुछ समय पहले, जिसका ब्लेम भारत ने पाकिस्तान पर लगाया था। तो इसके चलते, इंटरनेशनल छवि के चलते, पाकिस्तान इसको लाहौर में उतरने के लिए परमिशन नहीं दे रहा था। परंतु कुछ समय बाद यह लाहौर पहुंच जाता है प्लेन, और लाहौर की जो रनवे होता है, इसकी लाइट वहां पे बंद कर दी जाती है कि यह फ्लाइट वहां पे लैंड ही ना कर पाए। तो इस वजह से जो कैप्टन होते हैं वह लैंड कराने के लिए लाहौर में नीचे आते हैं, उतरते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि जिस लाइट के भरोसे यह जा रहे हैं, जिसको रनवे समझ रहे हैं, वह दरअसल कोई हाईवे होता है। तब यह आखिरी कॉल जो लाहौर एटीसी को बोलते हैं कि यह आखिरी चांस है, वरना हम क्रैश लैंड कर जाएंगे। तब लाहौर की जो एयरपोर्ट होता है, इसकी लाइटों को ऑन किया जाता है और इसके बाद लाहौर में यह प्लेन लैंड करता है। लाहौर में यह प्लेन लैंड करता है, तब इनको आतंकवादियों द्वारा यह बोला जाता है कि हमारे प्लेन को रिफ्यूल करिए, इसके बाद हम यहाँ से उड़ जाएंगे, क्योंकि फ्यूल बहुत कम था। तो भारत को यह पता चलता है, तो भारत की जो सरकार है वह पाकिस्तान सरकार को बोलती है कि इस प्लेन को आगे ना बढ़ने दिया जाए, ना उड़ने दिया जाए, और हमारे जो वहाँ पे हाई कमिश्नर हैं उनको एक हेलीकॉप्टर प्रदान किया जाए, जिससे कि वह इन आतंकवादियों से वहाँ लाहौर जाकर कुछ बातचीत कर सकें। परंतु कुछ समय बाद जो भी हुआ हो, उसके बाद इस प्लेन को रिफ्यूल कर दिया जाता है, और रिफ्यूल करने के बाद यह प्लेन पाकिस्तान से भी उड़ान भर जाता है। पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट से यह प्लेन उड़ान भरता है। लाहौर एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। उड़ान भरने के बाद जो आतंकवादी हैं वह इसे कैप्टन को बोलते हैं काबुल में लैंड कराने के लिए। परंतु रात का समय था, तो काबुल में लैंड करने की परमिशन कैप्टन को नहीं मिलती है, क्योंकि उस समय अफगानिस्तान में नाइट लैंडिंग का जो प्रावधान था, नाइट लैंडिंग की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो कैप्टन को बताते हैं, और कैप्टन यहाँ से इस प्लेन को इस तरफ ले जाते हैं, क्योंकि इसमें फ्यूल नहीं था। तो जो कैप्टन है इसको ओमान में लैंड करने की परमिशन मांगते हैं, लेकिन ओमान में भी इसको लैंड करने की परमिशन नहीं मिलती है। फिर आगे चलकर इसको परमिशन दुबई में मिलती है लैंड करने के लिए। दुबई में मेन इनका जो एयरपोर्ट है वहाँ पे इनको परमिशन नहीं मिलती है, परंतु इस फ्लाइट को एक दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड करने की परमिशन मिल जाती है। तब यह फ्लाइट जो है दुबई में जाके लैंड करती है। जैसे ही भारत सरकार को यह पता लगता है, तो भारत दुबई सरकार को यह बोलती है कि वहाँ पे आप रिफ्यूलिंग मत करिए। रिफ्यूलिंग करने की शर्त पर आप हमारी तरफ से एक शर्त रखिए कि जो टेररिस्ट हैं वह इस फ्लाइट में से बच्चे और महिलाओं को रिहा कर देंगे, इसके बाद ही इसमें रिफ्यूलिंग की जाएगी। तो यह बात आतंकवादियों द्वारा मान ली जाती है, और दुबई एयरपोर्ट पर ही फ्लाइट में से कुछ पैसेंजर्स, लगभग 36 पैसेंजर्स को रिहा कर दिया जाता है, जिनमें से एक पैसेंजर रुपिन कटियाल थे, जिनकी डेड बॉडी बाहर निकलती है। दरअसल इनको अमृतसर में ही चाकुओं से मार दिया गया था। तड़प कर मरने के बाद यह मर चुके थे, और इसके बाद यह दुबई एयरपोर्ट पर इनको अन्य पैसेंजर्स के साथ उतार दिया जाता है। रुपिन कटियाल, जिनकी अभी अभी शादी हुई थी, और यह अपनी वाइफ के साथ हनीमून के लिए गए हुए थे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो फ्लाइट होती है वह दुबई एयरपोर्ट पर 1:30 बजे पहुंचती है, और कुछ समय रुकने के बाद यह सुबह लगभग 4 बजे के आसपास यहाँ से फ्लाई करती है, उड़ जाती है। यहाँ से जैसे ही यह फ्लाइट उड़ती है, यह आगे जाके सीधा पहुंचती है कंधार। अफगानिस्तान के कंधार में यह फ्लाइट पहुंचती है सुबह 8 बजे, जहाँ पे तालिबानियों की सरकार थी। तो आप देख सकते हैं तालिबानी यहाँ पे प्लेन के चारों ओर आपको देख सकते हैं। अब प्लेन जैसे ही कंधार पहुंचता है, तो प्लेन जब कंधार पहुंचता है, तारीख हो जाती है 25 दिसंबर, और इस समय भारत में जो पैसेंजर्स थे, उनके जो रिलेटिव्स थे, जो फंसे हुए पैसेंजर्स उनके रिलेटिव थे, वह सरकार पर प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं कि हमारे रिलेटिव्स को किसी भी तरीके से रिहा करवाइए, और सरकार पर दबाव बढ़ जाता है। और कहा यह भी जाता है कि उस फ्लाइट में जो बचे हुए पैसेंजर थे, उनमें एक और बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जो इटालियन बिजनेसमैन था, जो कि जो वर्ल्ड की जो नोट छपने का लगभग बहुत ज़्यादा कारोबार
इस बिजनेसमैन के द्वारा किया जाता है। तो यह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन उन यात्रियों में फंसा हुआ था। तो लोग कहते हैं कि यह भी एक प्रेशर था इटालियन गवर्नमेंट के द्वारा भारत सरकार पर। तो इस जो प्रेशर है, इसके बाद भारत सरकार एक नेगोशिएशन टीम कंधार पहुंचाती है बातचीत करने के लिए, जिसमें से हमारे वर्तमान NSA अजीत डोभाल उसमें टीम में शामिल होते हैं। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। ये 27 दिसंबर तारीख हो जाती है, 27 दिसंबर, और टीम नेगोशिएशन के लिए पहुंचती है। तो जब बातचीत होती है तब पता चलता है टेररिस्टों की जो मांगें थी, उनमें उनकी मांगों में शुरुआत में $200 मिलियन, दूसरे नंबर पर 36 आतंकवादियों की रिहाई, और उनकी तीसरी जो मांग थी वो थी सज्जाद अफगानी की बॉडी। सज्जाद अफगानी एक खतरनाक टेररिस्ट था जिसको हमारी फोर्स ने, हमारी जो आर्मी थी उसने मार दिया था एक जगह, एक घटना में। तो ये सारी 3 मांगें जो टेररिस्ट हैं उनके द्वारा हमारी टीम के सामने रखी जाती हैं, लेकिन जो हमारी टीम थी वह इन मांगों को मानने से इनकार कर देती है। कुछ समय आगे बढ़ता है, समय जैसे ही आगे बढ़ता है तो यह जो मांगे हैं इसमें से $200 मिलियन और सज्जाद अफगानी की बॉडी, ये जो 2 मांगे हैं वह तालिबानी जो थे वह इस मांगों को हटा देते हैं और टेररिस्ट से बोलते हैं कि यह एंटी इस्लामिक मांगे हैं, इसलिए यह मांगे यहाँ पे नहीं मानी जाएंगी। अब सिर्फ आतंकवादियों की रिहाई पर बात आगे बढ़ती है। तो जैसे ही बात आगे बढ़ती है, जैसे तैसे करके दोनों पक्षों में, अर्थात हमारी जो नेगोशिएशन टीम थी और जो तालिबान थे, जो टेररिस्ट थे, उनके बीच जो डील है वह फाइनल आकर रुकती है 3 आतंकवादियों पर, जिनमें से मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर, अहमद उमर सईद शेख। इनकी रिहाई के बदले जो टेररिस्ट हैं वह हमारे पैसेंजर्स को रिहा करेंगे। तो यहाँ पे इन तीनों आतंकवादियों को भारत की जेल से रिहा किया जाता है और कंधार ले जाया जाता है। उसके बाद इनको कंधार में जो टेररिस्ट हैं उनको सौंप दिया जाता है, और जो टेररिस्ट हैं वह हमारे जो आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, वह हमारे पैसेंजर्स को रिहा कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पैसेंजर्स फ्लाइट से नीचे आ रहे हैं। इसके बाद जो है इसके बाद जो घटना होती है, अच्छा, इसके कुछ समय बाद पता चलता है इनके असली नामों के बारे में। इससे पहले जो इनके नाम थे वह नाम जो फ्लाइट में लिए जा रहे थे, चीप बर्गर, डॉक्टर भोला, शंकर, यह नाम आपस में फ्लाइट में इस्तेमाल कर रहे थे एक दूसरे को बुलाने के लिए। तो अभी जो वेब सीरीज आई हुई है उसमें भोला और शंकर, इन 2 नामों को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है कि ये जो नाम है वह इन टेररिस्टों ने जानबूझकर रखे हुए थे, लेकिन वेब सीरीज में भी इन्हीं नामों को यूज किया गया है, तो इस पर आपत्ति जताई जा रही है। तो नेटफ्लिक्स वालों का कहना है कि यह हमने रियल चीज़ों को दिखाने के लिए, रियलिटी दिखाने के लिए वही रियल नेम जो लिए जा रहे थे इनका उपयोग किया है। लेकिन लोगों का कहना है कि जो भोला शंकर यह नेम है यह नकली नेम है, और इसमें कोई डिस्क्लेमर भी नहीं लगाया गया है कि इनका असली नेम क्या था। वेब सीरीज में कोई डिस्क्लेमर नहीं लगाया गया है। तो आगे चलकर हो सकता है कुछ सालों बाद, 20-50 सालों बाद लोग देखें और क्रॉस चेक ना करें कि यह नाम सही थे या गलत थे, तो लोग तो इसी को सही मानेंगे कि भोला और शंकर नाम के 2 आतंकवादी थे जिन्होंने प्लेन हाईजैक किया था। तो ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह अलग बातें हैं, तो इस पर विवाद छिड़ा हुआ है। अब कुछ समय बाद जो इनके असली नाम हैं वह पता चलते हैं। इब्राहिम अतहर, सनी काजी, शाहिद सैयद, मिस्त्री जहूर और साकिर, इनके असली नेम थे। तो लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि डिस्क्लेमर में इनके असली नेम को भी लगाया जाए। तो अब चूंकि वेब सीरीज जो नेटफ्लिक्स ने बनाई है उसमें उन्होंने इस डिस्क्लेमर को लगा दिया है। तो अब लेकिन हम और एक बात जान लें कि जो ये हमने 3 आतंकवादी छोड़े थे, इनका दूरगामी परिणाम क्या हुआ भारत के लिए। तो जो ये सैयद मौलाना मसूद अजहर हैं, इसने कुछ समय बाद जैश ए मोहम्मद नामक आतंकवादी संगठन को बनाया। उस संगठन ने कुछ समय बाद 2001 में भारत की संसद पर हमला करवाया, उसके बाद 2008 में ताज होटल पर हमला करवाया, उसके बाद पुलवामा अटैक भी उसी संगठन का किया धरा था। तो ये हमें दूरगामी परिणाम देखने को मिले उन 3 आतंकवादियों को छोड़ने के बदले। अब एक चीज़ ये समझने वाली है कि क्या वो कमियां थी या क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से यह प्लेन हाईजैक हुआ। तो एक चीज़ यह देखने वाली है कि जो काठमांडू का एयरपोर्ट है, यहाँ पे मतलब इतनी भी चेकिंग नहीं हो रही होती है
कि कुछ आतंकवादी पिस्टल या जो राइफल्स हैं उनको लेकर, हथियार लेकर एरोप्लेन में घुस जाते हैं, ना कोई चेकिंग होती है ना कुछ होता है। इसके बाद एक चूक भारत में भी, भारत की सरकार या भारत के अधिकारियों से अमृतसर में हुई। हमारे यहाँ प्लेन, हमारे अमृतसर में प्लेन लगभग 50 मिनट तक खड़ा रहा, उसके बावजूद हम कुछ नहीं कर पाए और उस प्लेन को जाने दिया। तो यह सारी कमियां, यह सारे जो मुद्दे हैं वो हमें देखने को मिले थे। तो यहाँ पे तस्वीर है, जो कैप्टन है देवी शरण सिंह, ये हैं रियल देवी शरण सिंह, और जिनका कैरेक्टर ये रोल प्ले कर रहे हैं। आपकी जो भी राय हो इस वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।